अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। प्रोग्राम सच का विद काशिफ मियो के साथ मैं हाजिर हूँ। दोस्तों आज हम एक तो नवाज शरीफ साहब की वापसी पर बात करेंगे, दूसरा हम मईशत के ऊपर बात करेंगे और वो जो हराम खोर तबका है, वो जो ज़ख़ीरा अंदोज़ जिसकी रातों की नींदें उड़ी हुई हैं, उसकी बात करेंगे। और दोस्तों इसके अलावा मैं आपको आज एक ईमानदार सरकारी अफसर का किस्सा सुनाऊंगा कि ऐसे अफसरान भी मौजूद हैं हमारे मुआशरे में और इस मुल्क में। एक तरफ तो जहाँ पे करप्शन 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 होती है और सरकारी नौकरी को ये समझा जाता है कि ये तो अब आमदन के खुले ज़राए पैदा हो गए हैं, लेकिन वहीं पर ऐसे लोग भी हैं जो रिज़्क़ के हराम को अपने ऊपर हकीकी तौर पर हराम ही समझते हैं और उसकी तरफ देखते भी नहीं। तो दोस्तों बाकायदा आगाज़ से पहले आपसे वही दरख्वास्त जो हर बार होती है कि जो दोस्त देख रहे हैं और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जिन्होंने सब्सक्राइब किया हुआ है वो वीडियो को लाइक कर दें और इसे और भी शेयर करें अपना, ताकि हमारा चैनल कुछ हद तक ग्रो हो सके। और इसके अलावा कमेंट करके भी अपनी राय का इजहार कर दिया करें ताकि मालूम हो सके कि आपको कैसा लग रहा है। तो अब दोस्तों हम बाकायदा आगाज़ करते हैं। तो जिस तरह की कल अफवाहें चल रही थी, जिस पर हमने बात भी की थी कि नवाज शरीफ साहब का प्रोग्राम तो हतमी है, उन्होंने लाजमी आना है 21 तारीख को, तो फिर ये अफवाहें क्यों फैलाई जा रही हैं? तो आज उनकी वापसी का बाकायदा ऐलान हो गया है। उन्होंने लंदन में अपने स्टाफ से भी और दीगर मेहमानों से भी मुलाकातें कर ली कि अब मैं दफ्तर तो नहीं आऊँगा, अब बस वापस ही जाऊँगा। तो दोस्तों अब वो चंद रोज़ में लंदन से आने वाले हैं, वो सऊदी अरब जाएंगे जहाँ पे उम्रा वगैरह करेंगे, इबादत करेंगे और फिर दुबई से वो पाकिस्तान वापस आ जाएंगे। तो जो पैगाम देना था, जो उन अफवाहों में जो उनके लिए पैगाम था वो यही था कि जो लोग इख्तलाफ पैदा करना चाह रहे थे या डरा रहे थे नवाज शरीफ साहब को भी और इस्टेब्लिशमेंट को भी, ये वही लोग अफवाहें फैला रहे थे। तो ये तो हतमी है कि नवाज शरीफ साहब ने आना है और उनका जो बयानिया है वो एंटी इस्टेब्लिशमेंट नहीं होगा। नून लीग भी बहुत बार बार कह चुकी है, लेकिन क्या नवाज शरीफ साहब अभी भी वज़ीर आज़म बन सकेंगे या नहीं बन सकेंगे, ये सवाल अभी तक हनूज़ बरकरार है। और मेरी राय में अभी तक नवाज शरीफ साहब के वज़ीर आज़म बनने के इम्कानात नहीं हैं। मुझे नवाज शरीफ साहब के वज़ीर आज़म बनने के इम्कानात सिर्फ 10% नज़र आते हैं, और ये भी मुनहसर है कि वो जब मीनार पाकिस्तान पर ख़ताब करेंगे वो किस तरह का ख़ताब करेंगे। अगर तो उनके लहजे में वही अंदाज हुआ जो शहबाज शरीफ साहब का है, यानी आवाज़ तो नवाज शरीफ साहब की होगी लेकिन अल्फाज शहबाज शरीफ साहब के होंगे, होंठ नवाज शरीफ साहब के हिल रहे होंगे, लेकिन जो अंदाज़े बयां होगा अगर तो वो शहबाज शरीफ साहब वाला हुआ, उसी तरह की मुफहमाना अंदाज हुआ जिसमें इस्टेब्लिशमेंट को और आर्मी चीफ को हर तरह से उसी तरह से फैसिलिटेट किया जाएगा जैसा कि शहबाज शरीफ साहब करते रहे हैं, तब तो नवाज शरीफ साहब का इम्कानात हैं। लेकिन जो नवाज शरीफ साहब का ट्रैक रिकॉर्ड है उसको देखते हुए अगर हम जायज़ा लें तो नवाज शरीफ साहब ऐसी मुफाहमत नहीं कर सकते। जो काम उन्होंने सारी ज़िंदगी नहीं किया वो अब इस उम्र में आके कैसे करेंगे? तो मेरे ख्याल में नवाज शरीफ साहब के वज़ीर आज़म बनने के इम्कानात नहीं हैं। आर्मी अपने अंदर इतनी लचक नहीं दिखा सकती जो नवाज शरीफ साहब को चाहिए। तो बेहतर सूरत हाल जो है वो शहबाज शरीफ साहब की तरफ ही जाएगी। लेकिन अब वो देखते हैं कि किस तरफ, वो कहते हैं ना कि ऊँट किस करवट बैठता है, ये तो अब उस वक्त ही पता लगेगा कि जब वो आएंगे मैदान में और उनका बयानिया होगा। तो अभी तक ये सूरत हाल, अभी तक इसके ऊपर ना एक वो क्वेश्चन मार्क है कि अभी तक ये वाज़ेह नहीं है कि वज़ीर आज़म कौन होगा। नून लीग तो कह रही है कि नवाज शरीफ साहब ही होंगे, लेकिन इम्कानात नज़र नहीं आ रहे। तो दोस्तों अब हम दूसरी जो बात हमने करनी है वो मईशत के ऊपर करनी है कि आज अल्हम्दुलिल्लाह डॉलर, ना सिर्फ डॉलर कम हुआ है बल्कि ओपन मार्केट के अंदर डॉलर इंटर बैंक से भी नीचे है। वो इंटर बैंक के अंदर तो ये 282 रुपये कोई 60-62 पैसे था, लेकिन ये ओपन मार्केट में 281 रुपये 280 रुपये रेट चल रहा है। यानी ये ऐसा कम ही होता है कि एक वक्त था कि जब डॉलर ओपन मार्केट में 330 रुपये 335 रुपये था, लेकिन वो इंटर बैंक में 305 रुपये, तो बहुत बड़ा गैप था। आज ओपन मार्केट नीचे है
और इंटर बैंक में अभी भी है। तो वो जो हराम खोर तबका है, हराम खोर माफिया, ये हर सेक्टर में ही है, जो डॉलर भी ज़ख़ीरा अंदोज़ी करता है, अजनास भी करता है, ज़री जो है ना वो हमारे जो ज़री अजनास हैं वो भी करता है, चीनी वगैरह तमाम चीज़ें जो भी हो उसने हर बहरान के अंदर ज़ख़ीरा अंदोज़ी करनी होती है, चाहे वो अद्वियात हों। अगर कोरोना आता है तो ये हराम खोर माफिया पैनाडोल को स्टॉक कर लेता है कि ब्लैक में बेचेंगे। अगर कोई जानलेवा अद्वियात की तलब बढ़ रही हो तो उसको ज़ख़ीरा अंदोज़ी कर लेता है कि हम इसको करेंगे। खांसी का मामला हो तो उस सिरप को वो कर लेते हैं। यानी कहीं पर भी इनके अंदर कोई इंसानियत नाम की चीज़ नहीं है, इस माफिया के अंदर, इस हराम खोर माफिया के अंदर। तो अब उस हराम खोर माफिया की नींदें उड़ गई हैं। ये जब से ऑपरेशन स्टार्ट हुआ है मईशत की बहाली वाला, और ये ज़ख़ीरा अंदोज़ों के ख़िलाफ़ क्रैकडाउन हो रहे हैं, तो उसके बाद से अब ये पहली बार ऐसा हुआ है कि डॉलर में ओपन मार्केट से नीचे आया है, और उसके अलावा दीगर चीज़ों में भी कमी हो रही है। गाड़ियों की कीमतों में कमी हुई है, किया मोटर्स वालों ने की है, अभी बाकी भी करेंगे जब डॉलर नीचे आएगा। तो इस हराम खोर माफिया को अब इसको लाले पड़ गए हैं कि वो जो इसने किया हुआ था ज़ख़ीरा, अब उसको कैसे निकाले। तो अब ये औने पौने दामों इसको करेंगे और डॉलर जवाल पजीर हो रहा है, मज़ीद तेज़ी से होगा। तो दोस्तों इम्कान वही है कि इस महीने में ये 265 से तक या 260 से 65 तक ही आएगा, और आगे मज़ीद तेज़ी से आएगा। तो इस सबसे अच्छी बात यह है कि इस हराम खोर तबके के ख़िलाफ़ हो रहा है। लेकिन यहाँ पर मैं एक सवाल भी पैदा हो रहा है, बहुत संजीदा सवाल है ये, कि आर्मी चीफ ने ये जो ऑपरेशन उनकी ही ज़ेर कमान हो रहा है, और उन्होंने DGISI की ड्यूटी भी लगाई है इसके ऊपर, और इसके नतीजे भी आ रहे हैं। लेकिन दोस्तों सवाल यह है कि जब कोई सिविलियन इस तरह का ऑपरेशन करना चाहता है तो उसे क्यों नहीं करने दिया जाता। बॉर्डर पर खड़े हुए जो अफसरान हैं वो तो वही हैं जो आर्मी से जिनका ताल्लुक़ है, तो वो पहले क्यों नहीं रोकते थे इस चीज़ को, और अब यकदम उन्होंने रोकना शुरू कर दिया। या FIA को पहले क्यों नहीं करने दिया जाता था। तो जब सिविलियन करने की कोशिश करते थे तो उन्हें इतनी इजाज़त क्यों नहीं मिलती थी। और उसके अलावा मैं आर्मी चीफ से एक और भी सवाल करना चाहता हूँ कि हमारे मुल्क में एक वज़ीर आज़म को नाअहल कर दिया जाता है कि उसने बेटे से तनख्वाह नहीं ली। इमरान खान साहब पर भी मुकदमा है कि उन्होंने जो अभी साइफर का चल रहा है कि वो एक कागज़ को ले गए, उन्होंने कहीं गुम कर दिया तो उसके ऊपर उनको जेल भेजा जाए। लेकिन जो जर्नैल आइन तोड़ते हैं, जनरल बाजवा और जनरल फैज़ हमीद जो थे, जिन्होंने साजिशें करके मुल्क को इस नहज तक पहुंचाया है, इस सूरत हाल तक पहुंचाया है, हम उनका एहतसाब आखिर क्यों नहीं कर सकते। जब तक हम उनका एहतसाब नहीं करेंगे, आज जो आप बहुत अच्छे हैं जी, आपको उस तरह की मदाखलत नहीं कर रहे, क्या ऐसा नहीं होगा कि चंद साल के बाद मुल्क बेहतर हो जाए, फिर किसी और आर्मी चीफ को तब्दीली का शौक़ चढ़े और वो फिर चलते हुए निज़ाम को अपने मनपसंद बंदे को लाने के लिए फिर तलपट करके रख दें, और हम तो कुछ भी नहीं कर सकते क्योंकि आइन तो है ही नहीं। आइन तोड़ना इस मुल्क में आसान है, एक कागज़ के टुकड़े को गुम करना मुश्किल है। यही अलमिया है हमारे मुल्क का। तो हमें इस पर सोचना चाहिए, आर्मी चीफ साहब को भी इस पर ज़रूर सोचना चाहिए कि अगर वो हर सेक्टर को ठीक कर रहे हैं तो अपने इदारे को भी ज़रूर ठीक करें, उसमें भी बेहतरी लाने की कोशिश करें, वहाँ पर भी ऐसी कानून साजी हो, वहाँ पर भी सज़ा और जज़ा आप दीगर मामलात में तो करते हैं लेकिन आइन शिकनी पर भी करें। वहाँ पर भी होना चाहिए कि अगर कोई आर्मी चीफ भी खिलाफ कानून कायम करे तो उसे सज़ा मिलनी चाहिए। न जाने ऐसा कब होगा, लेकिन जब तक ऐसा नहीं होगा हमारा मुल्क तरक्की नहीं कर सकेगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ आर्मी चीफ से कि वो इस मामले पर भी ज़रूर तवज्जो देंगे और इसके ऊपर भी अपनी इसी तरह की इनपुट देंगे जिस तरह वो दीगर कामों में कर रहे हैं। बहरहाल आपकी बहुत अच्छी काविश है, ज़ख़ीरा अंदोज़ी को रोका है आपने और मामलात में भी गड़बड़ को रोका है और मईशत को ट्रैक पर वापस लाए हैं, ये एक अच्छी चीज़ है। लेकिन इस तरह भी ज़रूर तवज्जो दीजिए जिस तरह मैंने निशानदेही की है। दोस्तों इसके साथ मैं अब आपको एक और बात जो बताना चाह रहा था, जिसका मैं आपसे कह रहा था, एक ईमानदार सरकारी अफसर की बात बता रहा हूँ। ये मुझे ख्याल आया, गिलगित बल्तिस्तान के हवाले से आजकल बहुत चर्चा चल रहा है
कि गिलगित बल्तिस्तान में सरकारी गाड़ियों पर भी उन्होंने लिखवाया कि ये सरकारी गाड़ी है, सरकार की मलकियत है और उसको चलाता कि वो उसे ऑफ टाइमिंग में ना करें। पाकिस्तान में भी आपको अक्सर नज़र आता है कि बेदरेग इस्तेमाल हो रहा होता है सरकारी वसाइल का और लोग उसे अपना हक समझते हैं कि अब सरकारी चीज़ आ गई, सरकारी पेट्रोल आ गया तो इसको बस अन्नेवाह इस्तेमाल करते जाओ। और मुख्तलिफ वीडियोज़ आपने देखी हैं। आज मैं आपको एक ऐसा वाक़या सुनाता हूँ एक ऐसे सरकारी अफसर का जो बहुत अच्छी पोस्ट पर हैं, 18वें ग्रेड में उनकी इस वक्त पोस्टिंग है। और वो क्या करते हैं कि वो जिस सीट पर वो हैं वहाँ पर वो करोड़ों रुपए के ठेके वो अलॉट करते हैं। आज तक चले उन्होंने इस तरह की करप्शन तो नहीं की, लेकिन जो उन्हें सरकारी गाड़ी मिली हुई है वो उसको क्या करते हैं कि वो जब भी ऑफ टाइमिंग में अपने घर से बाहर जाते हैं तो वो अपनी रीडिंग नोट करते हैं कि मैंने कितने किलोमीटर सफ़र किया। और हर महीने वो अपना महकमा जो इसका सरकार का जो महकमा है वहाँ वो अपनी रिपोर्ट देते हैं कि जी मैंने इस महीने में इतने किलोमीटर मैंने ज़ाती तौर पर गाड़ी चलाई है और इतना बाकी है मेरा सरकार का है। और जो उनकी डेप्रिसिएशन होती है वो उसको हुकूमत को अदा करते हैं, अपनी तनख्वाह में से कटवाते हैं। ऐसे और भी लोग होंगे यकीनन, क्योंकि ईमानदार लोग भी हमारे मुआशरे में हैं, लेकिन ऐसे लोग बहुत कम हैं। और इन्हीं की वजह से कहा जाता है कि शायद ये जो हमारा निज़ाम चल रहा है और अल्लाह ताला ने पाकिस्तान के ऊपर अपना करम किया हुआ है तो उसमें ऐसे ही लोगों का अमल दखल है। तो दोस्तों इसमें हम सबको सीखना चाहिए और अपनी अपनी ज़िंदगी को बेहतर करना चाहिए। हम अपने आप को ठीक करेंगे तो पाकिस्तान ठीक होता जाएगा। तो हमें पाकिस्तान सुधारने के लिए, इसको बेहतर बनाने के लिए इसका आगाज़ हमें अपने आप से करना चाहिए कि हम अपने आप को ठीक करें। इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की करेगा। तो इसके साथ ही दोस्तों मुझे आज इजाज़त दीजिए। तो आखिर पे फिर वही दरख्वास्त कि जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो इसको सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को आगे भी शेयर करें ताकि हमारा चैनल बेहतर हो और मज़ीद अच्छा चले। तो दोस्तों अपना बहुत ख्याल रखिएगा और इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।